हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग 8th चैप्टर ऑफ 12th हिस्ट्री। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है और ये इसकी लास्ट वीडियो भी होगी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सिल्वर का फ्लो, हमारी कंट्री में सिल्वर का जो बहाव आ गया था उसके बारे में, और अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। हालांकि हमने आईने अकबरी के बारे में पहले वाले पार्ट्स में भी पढ़ा है कि कैसे उसमें एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, बट आईने अकबरी के कुछ और पार्ट्स के बारे में भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मुगल एम्पायर वॉज among the largest territorial empires in Asia that had managed the consolidate power and resources during the 16th and the 17th century। मुगल एम्पायर एशिया के उन बड़े एम्पायर्स में से एक था जो 16th एंड 17th सेंचुरी में जिन्होंने पावर और रिसोर्सेज दोनों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे एशिया में, और वो कौन कौन से थे? जैसे चाइना में मिंग, ईरान में सफावी और तुर्की में ऑटोमन। इन साम्राज्यों ने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को चीन से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक पूरी तरह से यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जाल बिछा दिया था। ये जो थे चीन, ईरान और तुर्की में थे, इन लोगों ने अपनी पूरी के पूरी अपनी पॉलिटिकल पावर का पूरा जाल पूरे एशिया में बिछा दिया था। खोजी गई यात्राओं से और नई दुनिया न्यू वर्ल्ड यानी कि जो यूरोपियन कंट्री थी, नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ था। यानी कि जब यूरोप का रास्ता पता चल गया था तो एशिया के साथ यूरोप के लोगों का व्यापार होना शुरू हो गया था, और मेनली वो ट्रेड किसके साथ होता था? भारत के साथ होता था। इसी वजह से भारत के जो समुद्री व्यापार में, जहाँ पर एक और अलग अलग लोग आते थे तो दूसरी ओर नई नई वस्तुओं का व्यापार होना भी शुरू हो गया था। मतलब अलग अलग यहाँ पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर अलग अलग व्यापार होना भी शुरू हो गया था। ओके, लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात, एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए भी अब पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम होता था हमारी कंट्री के अंदर। जो मतलब सिटी के एक सिटी से दूसरी सिटी में जो सामान पहुंचाया जाता था वो बार्टर सिस्टम होता था, या फिर जमींदारों या किसानों के बीच में जो लेन देन होता था वो भी बार्टर सिस्टम से होता था कि सामान के बदले ही सामान दे दिया। लेकिन जब ये ट्रेडिंग सिस्टम कंट्री से बाहर निकला, दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग सिस्टम होना शुरू हो गया, तो बार्टर सिस्टम तो हम कर नहीं सकते हैं। सपोज उन्होंने हमें कोई सामान दिया है और उसके बदले में हमने बहुत सारी कॉटन दी है, कॉटन की बहुत ज़्यादा मांग थी उन दिनों पर बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो कॉटन को कैसे अपने देश लेकर जाते? ठीक है, तो या फिर उसके बदले में अपनी कंट्री से इतना सारा सामान वो कैसे लेकर आते? तो इसके लिए पैसे के साथ ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ये हमने लास्ट पार्ट में देखा भी था कि कुछ सिटीज़ में पैसे का लेन देन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी ट्रेडिंग की वजह से हमारी कंट्री में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया था, क्योंकि एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी तो वो चांदी के साथ ही होती थी। सामान के बदले में चांदी दी जाती थी, और सबसे ज़्यादा चांदी भारत में ही आई थी। ये इंडिया के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर चांदी के लिए माइंस नहीं थी। गोल्ड माइंस यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर सिल्वर की कोई माइंस नहीं थी। नतीजा ये हुआ 16th से 18th सेंचुरी के बीच में हमारी कंट्री में ये जो चांदी का रुपया था इसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य को नकदी, अब वो लोग जो है नकदी में ट्रेड, अपना कर, अपना टैक्स उगाने लगे थे। ये देखिए बेटा, यहाँ पर 2 सिक्के दिए हुए हैं, और ये सिक्के सिल्वर के ही सिक्के हैं जिनको औरंगज़ेब ने इशू किया था। पहले भी हमें 2 सिक्कों की तस्वीर देखी थी। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों सिक्के जो हैं अकबर के शासनकाल में चलाए गए थे, अकबर ने इनको इशू किया था। बहुत सारे सामानों के लिए, सबके लिए जो है किसका यूज़ किया जाने लगा? अब चांदी का यूज़ किया जाने लगा था। इटली के एक मुसाफिर जोवानी करोरी जो कि इटली का एक ट्रैवलर था, जो हमारी कंट्री में 1690 में आया था, वो भारत से होकर गुजरा था। उसने ये बताया है कि किस तरह से चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत में पहुंचती थी।
उससे हमें ये भी पता चलता है कि 17th सेंचुरी में भारत में नकदी और वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि पैसे का और चीज़ों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ से मेनली जो है कपड़े की बहुत ज़्यादा, इंडिया के कपड़े की और स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा मांग थी। ये एक कपड़े की ही पिक्चर दिखाई गई है, एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट टू मीट द डिमांड ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट में हमारे कपड़े की बहुत ज़्यादा मांग थी और उसी का एक ये एग्जाम्पल है। इस तरह से कपड़ों के ऊपर ये कलाकारी की जाती थी और इसी कपड़े की मांग यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, नेक्स्ट वन इज द आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल। हमें पता ही है कि हमने इस चैप्टर में अबुल फजल के आईने अकबरी के बारे में ही पढ़ा है और उसके बारे में ये भी पढ़ा है कि उसी से हमें एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। हालांकि बहुत कुछ तो पता चल रहा है, वो सच्चा भी नहीं है, कई जगह वो झूठा भी लगता है, लेकिन फिर भी उस टाइम की एग्रेरियन सोसाइटी को जानने का अगर कोई बहुत अच्छा सोर्स है तो वो आईने अकबरी ही है। ओके, चलिए आईने अकबरी के बारे में पढ़ते हैं। आईने अकबरी was the culmination of the large historical administrative project of classification of undertaken by Abul Fazl at the order of Emperor Akbar। आईने अकबरी आंकड़ों का एक वर्गीकरण है जिसको बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक प्रयोजनों का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। यानी कि अबुल फजल को उसका जिम्मा दिया गया था कि अबुल फजल को सारी की सारी बातें लिखनी है। ठीक है, उसको बाद में नाम दिया गया था आईने अकबरी, क्योंकि अकबर ने लिखवाया था तो उसको बाद में नेम दिया गया था। लेकिन पहले तो सिर्फ ये एक रिकॉर्ड कि भाई हाँ चलो जो भी साम्राज्य में हो रहा है, कितनी टैक्स लिया जा रहा है, किस तरह की फसलें हो रही हैं, किस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे किसके पास सेना है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड ही एक टाइप से थे। ओके, तो इन रिकॉर्डों को लिखने का जिम्मा किसके ऊपर? अबुल फजल के ऊपर लगाया गया था। अकबर के शासन के जो 42nd ईयर था उसमें 1598 में इस बुक को जो है कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन इसको 5 टाइम रिवाइज किया गया था। इसको कंप्लीट करने से पहले, यानी कि इसकी जो मेन कॉपी थी, इसकी मेन कॉपी बनाने से पहले इसको 5 टाइम रिवाइज किया गया था, उसके बाद इसकी मेन कॉपी बनाई गई थी। आईन इतिहास लिखने की एक परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा, जिसे 3 बुक्स में लिखा गया था। अकबरनामा कितनी बुक्स में लिखा गया था? अकबरनामा कंप्राइजेज इनटू 3 बुक्स। द फर्स्ट 2 बुक्स वॉज अबाउट द हिस्ट्री। ओके, जो पहली 2 बुक्स थी अकबरनामा की, जो पहली 2 बुक्स थी उसमें क्या बताया गया है? उसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में। जो तीसरी बुक थी आईने अकबरी को शाही नियम, कानून, सारांश और साम्राज्य का एक राजपत्र के सूरत में इसको संकलित किया गया, यानी कि इसको जो है एक राजपत्र, गैजेटर ऑफ द एम्पायर, एक राजपत्र के रूप में दिखाया गया है। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। आइन में बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, उसके बारे में बताती है वो। टैक्स के सोर्सेज क्या थे उसके बारे में बताती है। अकबर साम्राज्य में प्रांतों का जियोग्राफिकल क्या था, कि कितने प्रांत थे, कैसे उनकी जियोग्राफी थी, कौन सा एरिया फर्टाइल था, कौन सा नहीं था, उसके बारे में भी बताती है। लोगों के कल्चर के बारे में, ओके, उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में, लिटरेरी के बारे में, इन सब के बारे में भी हमें आईने अकबरी से ही पता चलता है। अकबर की सरकार में तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन ने उसके सूबों के बारे में भी जानकारी दी है। जो उसके प्रोवेंसेस थे, छोटे छोटे जो प्रोवेंसेस थे, उनके बारे में भी जानकारी दी है। सबसे छोटे प्रोवेंसेस को देखो बेटा, पूरा का पूरा राज्य होता था तो उसको स्टेट कहा जाता था। जो छोटे प्रोवेंसेस होते थे उनको सूबा कहा जाता था। सूबों के बारे में भी जानकारी दी है आइन ने हमें। इन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण काम था। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों के प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह
आईने अकबरी हमारे लिए मुग़ल साम्राज्य के बारे में, अगर मुग़ल साम्राज्य की हम सूचनाओं को इकट्ठे करना चाहते हैं तो आईने अकबरी हमारे लिए एक खान की तरह, एक माइन की तरह है कि माइन से कितनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम, कितना ज़्यादा सामान निकाल सकते हैं। उसी तरह आइन से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। फिर भी ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आईने अकबरी लिखी गई है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, फ्रॉम इट्स अपेक्स, यानी कि राजाओं के, किंग के, अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। उसमें ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ज़्यादा अकबर के बारे में ही बताया गया है, उसकी अच्छी बातें ही बताई गई हैं। आइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले जो उसके 3 पार्ट्स हैं वो प्रशासन के बारे में बताते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब जो है वो किसके नाम से है, कॉल्ड मंजिल आबादी। उसमें किसके बारे में बताया गया है, हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, शाही परिवार और उसके रख रखाव के बारे में बताया गया है। जो दूसरी जो किताब है वो है सिपह आबादी, उसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी पार्ट में शाही अफसर जो होते थे, मनसबदार, जो इंपीरियल ऑफिशियल मनसबदार जो होते थे, उनके पोएट, विद्वान, स्कॉलर, आर्टिसंस, इन सब के बारे में भी बताया गया है। थर्ड पार्ट का जो नेम है वो है मुल्क आबादी। इसमें क्या बताया, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है मुल्क की आबादी के बारे में ही जरूर बताया होगा। इसमें जो है साम्राज्य व प्रांतों में जितनी आबादी रहती थी उसके बारे में बताया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बाहर के प्रांतों में भी जो आबादी होती थी, जो लोग रहते थे, उसके बारे में बताया गया है। इसमें सूबे जो होते थे, जो सबसे छोटे प्रोविंसेस होते थे, उनमें किस तरह से पॉलिटिकल चलता था उसके बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक पार्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसी पार्ट में हर एक प्रांत, हर एक प्रोविंस और उसकी अलग अलग इकाइयों में मापी गई ज़मीन के बारे में बताया कि हर एक प्रांत की कितनी, हर एक प्रांत में कितनी ज़मीन होती थी और वहाँ से कितना रिवेन्यू यानी कि जमा, पैसा जो इकट्ठा किया जाता था उसको जमा कहा जाता था, ये हमने कल किया था। तो जमा कितना होता था ये सारा भी थर्ड पार्ट में ही बताया गया है। ओके, जिसको क्या कहा गया है, मुग़ल आबादी, यानी कि किस तरह से आबादी से किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कितनी ज़मीन उनके पास थी, ये सारा सब कुछ इसी पार्ट में बताया गया है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की जो इकाइयाँ थी, सूबों के नीचे का जो पार्ट था उसके बारे में भी बताती है। ये सूचनाएं हमें कैसे बताती हैं, इन सूचनाओं के 8 पार्ट्स हैं, 8 टेबल बनाए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रज्ञात महल, यानी कि जितना भी लैंड थी ना, कि किस लैंड को कहाँ, किसके लिए, कितनी लैंड को किसके लिए यूज़ किया गया है, वो सारा। जैसे कि महल के लिए सबसे पहला है महल, प्रज्ञात जिसको कहा जाता था, उसके लिए कितनी लैंड यूज़ की गई है। किला, अराजी यानी कि ज़मीनी पाइमूद, मापे गए इलाके, जिन इलाकों को मेजर्ड किया गया था, मेजर्ड एरिया। नकदी, जिन इलाकों से कितना राजस्व इकट्ठा किया जाता था। सुयूरगल क्या होता है, दान में दिया गया जो रिवेन्यू था वो। छठा हमें बताता है जमींदारों के बारे में। 7th और 8th में क्या लिखा हुआ है, जमींदारों की जातियाँ, उनके घोड़े, उनके पैदल सैनिक, उनके हाथी, उनकी फौज, वो कितनी मिलिट्री रखते थे, इन सब के बारे में हमें बताती है। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्ट में ही लिखी हुई हैं। ओके, मुगल आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी, 3rd, 4th और 5th जो बुक है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, दफ्तरों के बारे में, ऑफिसेस के बारे में लिखा हुआ है। ये जो हमें किसके बारे में बताती है, रिलीजियस, लिटरेरी, कल्चर, ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अकबर्स ऑस्पिशियस सेइंग। ये पार्ट 4th और 5th पार्ट हमें लोगों के रिलीजियस, उनके लिटरेरी, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब के बारे में बताती है। और इस पार्ट के आखिर में अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग्स यानी कि उसके शुभ वचनों को भी लिखा गया। अकबर के द्वारा कुछ अच्छे वचन कहे गए थे, अच्छी बातें कही गई थी, उनके बारे में भी 4th और 5th पार्ट में ही लिखा हुआ है। ओके, हालांकि आईने जो है हमें शासन की पूरी जानकारी देती है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें देती है अकबर के शासन के बारे में। फिर भी ये जो बुक है
इसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको 5 बार लिखा गया था, 5 बार रिवाइज किया गया था। अभी हमने पढ़ा ना कि उसकी जो मेन बुक थी उसको लिखने से पहले उसको 5 टाइम्स रिवाइज किया गया था। ओके, तो ये बात जो ये 5 टाइम रिवाइज किया गया था, इस बात से हमें पता चलता है कि अबुल फजल ने बहुत ज़्यादा केयरफुल थे इस बुक को लिखने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उन्हें ऑरली कोई स्टोरी बता देता था, मतलब अकबर ने ये बोला हुआ था अपने शासन में, अपनी सोसाइटी में ये बोला हुआ था, अपने एम्पायर में, एम्परर उसका जो रेन एरिया था उसमें ये कहा हुआ था कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको किसी भी पुरानी बात के बारे में अगर पता है तो वो दरबार में आए या दरबार में चिट्ठियाँ लिख कर भेज दें वो पुरानी घटना के बारे में। तो अगर ऐसी कोई घटना होती थी, सपोज किसी ने ऑरली किसी घटना के बारे में बताया है, तो उसको बुक में लिखने से पहले अबुल फजल उसकी पूरी तहकीकात किया करते थे, और अगर कहीं पर कुछ गलत लगता था कि भाई हाँ ये बात झूठ बोली गई है तो उसको जो है कट कर देते थे, मतलब एरर्स कम से कम किए जाते थे। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कम से कम एरर किए जाए। फिर भी जिन हिस्टोरियंस ने ध्यान से आइन को पढ़ा है वे हमें बताते हैं कि इसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। हालांकि इसको 5 टाइम रिवाइज किया गया है, फिर भी इसके अंदर कुछ कमियां थी, जैसे कि जोड़ करने की कुछ कमियां पाई गई हैं, न्यूमरस एरर्स पाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे एरर्स इसके अंदर पाए गए हैं। सबसे मेन है अरिथमेटिक, यानी कि घटा, जमा, भाग, जोड़, ये सारी जो चीज़ें थी इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स पाई गई हैं। हो सकता है, लेकिन ऐसा माना गया है, हो सकता है कि ये सारे एरर्स नकल उतारने के टाइम पर किए गए हों, यानी कि एक बुक से दूसरी बुक में लिखते टाइम जब भी हम भी अगर एक बुक से दूसरी बुक में लिखते हैं तो हमसे भी कुछ ना कुछ एरर हो जाते हैं। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि शायद जो ये अरिथमेटिक की जो मिस्टेक्स हैं वो शायद एक बुक से दूसरी बुक उतारते टाइम ये की गई हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं, बहुत ही मामूली मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आइन की एक और सीमा ये है, यानी कि उसके अंदर एक और गलती क्या है कि इसमें संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं पाई गई हैं। इसके जो आंकड़े बताए गए हैं, क्वांटिटेटिव डाटा है, इसके जो आंकड़े हैं चाहे वो लैंड को लेकर हैं, उनके अंदर कुछ गलतियां पाई गई हैं। सभी सूबों के आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए हैं, यानी कि सूबों की जो लैंड थी वो इक्वल नहीं बताई गई है। जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जातियां सूचनाएं एकत्रित करती थी, वहीं बंगाल और उड़ीसा में ऐसी सूचनाएं कहीं पर भी नहीं है। मतलब आगरा के बारे में तो उसने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के बारे में अगर ज़मीन के बारे में, सूबों के बारे में देखें तो बंगाल और उड़ीसा के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आइन के अंदर अवेलेबल नहीं मिलती है। सो इस तरह से सूबों के बारे में देखते टाइम यहाँ पर कोई सूचनाएं मौजूद नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी होती थी, और वहीं अगर उन्हीं इलाकों की कीमत और मजदूरी के बारे में देखें कि इलाकों की कीमत क्या थी, कि मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जाती थी, ये भी इसके अंदर नहीं बताया गया है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जमींदार अपनी ज़मीन को बेचते भी थे और खरीदते भी थे, तो किस भाव ज़मीन को बेचा और खरीदा जाता था ये आइन में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। फिर भी अगर कुल टोटल मिलाकर हम देखें तो आइन से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, मुगल साम्राज्य के बहुत सारी बातों का पता चलता है, क्योंकि उसके हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। जैसे पहला पार्ट हमें बताता है कि शाही परिवार कैसा होता था, ये हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर में आइन के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। शाही परिवार के बारे में भी, कैसे कहाँ पर कौन सी रानियाँ रहती थी, कैसे बेटियाँ रहती थी, कैसे भाई और बहन रहते थे, मतलब सारा सब कुछ बताया हुआ है। कि फिर कुछ एरर होने के बावजूद आइन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके बेटा, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। आई होप यू लाइक ऑल द वीडियोस। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।